नमस्कार साथियों, परीक्षान परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि साथियों हम लोग क्या करें, आज से सीटेट का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। जो प्रश्न हम काफी प्रश्न उसको अच्छे अच्छे कलेक्शन करके लाए हैं, तो हम उसको देखेंगे जो आपके जैसे हुबहू परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। अभी तक हम जो पेपर हुआ है उसका हम लोगों ने विश्लेषण किया। अभी जो पेपर आपके हो रहे हैं तो उसी हिसाब से हमने प्रश्न लिया है आपका, जिसमें आपके हमेशा प्रश्न जिस चीज से बनते हैं वही प्रश्न लाए। साथियों एकदम आप प्रैक्टिस सेट देख के जाइए और अपने पेपर में अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। तो साथियों इसी बार हम प्रैक्टिस सेट पहला देखेंगे जो हमारा दिया हुआ है, हम उसको देखते हैं कैसे कैसे हम लोग उसको प्रश्न लाए हैं, उस चीज को देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न बने हुए हैं। अभी जो पेपर आपको आपके एनसीएफ से प्रश्न बन रहे हैं, बाकी जो सिद्धांत बने हैं जिन पे आज तो आते ही आते हैं, लेवास्की, कोहलबर्ग, इसके बाद हार्वर्ड गार्डनर बने हैं, नई शिक्षा नीति से प्रश्न आ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे प्रश्न बने हुए हैं जो हम कलेक्शन करके आपके सामने प्रश्न को लाए हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है साथियों। तो हम चलिए नई ऊर्जा नए उत्साह के साथ फिर से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आप प्रैक्टिस सेट एकदम सॉल्व करके जाइए, 100% एकदम अंक लाइए। सभी साथियों एकदम लगे रहिए, ठीक है, क्योंकि 100% सबको सीटेट क्वालिफाई करना ही करना है, जितने हमारे साथी जुड़े हुए हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए देख लेते हैं एक नई मोटिवेशन नई ऊर्जा के साथ हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं। कहा गया साथियों, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। साथियों एकदम आसानी से एकदम सबको 100% सीटें क्वालिफाई करना है, बस थोड़ी सी मेहनत है। बाकी हमारे साथ हमारी टीम के साथ लगे रहिए। जितने भी लोग जुड़े हैं गारंटी हमारी 100% सब लोग सीटेट क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग देखेंगे कैसे कैसे प्रश्न जो लाए हैं साथियों, वो बहुत ही अच्छे कलेक्शन करे हुए प्रश्न आपको जब देखेंगे, उसका जब विश्लेषण करेंगे, वो परीक्षा में हुबहू आपको मिलेंगे। ऐसे प्रश्न हमारे द्वारा लाया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। तो सीटेट 2022 प्रैक्टिस सेट हमारा ये पहला रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न, हम देखते हैं, पढ़ते हैं साथियों क्या लिखा है हमारा पहला प्रश्न, उसको हम देख लेते हैं। लिखा है साथियों क्या, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, इसको देख लेते हैं कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है। कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, बी दिया है अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, सी दिया है कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, और डी दिया है कक्षा कक्ष का आधिकारिक परिवेश। तो इसमें देखते हैं साथियों क्या पूछा है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या होते हैं। ऐसे आपके प्रश्न मिलते हैं, ऐसे परीक्षा में प्रश्न बनेंगे, ऐसे ऐसे आपके प्रश्न। तो कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, क्या अध्यापकों की कोई जब तक अध्यापकों की सहभागिता नहीं रहेगी तो बच्चे उसको कक्षा कक्ष में कैसे कोई चीज सीख पाएंगे। ये तो ऑप्शन आपका ऐसे ही गलत हो गया। बाकी दिया कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, ये भी तो आपका नियंत्रित नहीं करना साथी, न कि अधिकारवादी, क्योंकि समावेशी कक्षा जो शिक्षा चलती है हमारी वो स्वतंत्र होती है और सारे बच्चों को क्या करना साथियों, समान अवसर प्रदान करना। ये भी आपका गलत होगा। बल्कि क्या होगा, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, बच्चे क्या होते हैं सभी एक साथ कक्षा में सीखते हैं और उनको एकदम खुले अवसर में प्राप्त कोई भी शिक्षा होती है, बेहिचक शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं और उस चीज को सीखते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा साथियों, जो ए ऑप्शन दिया यही क्या होगा हमारा सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा हमारा जो दिया है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया उसको देख लेते हैं। तो दिया साथियों क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप जो जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से क्या करता है, जोड़ता है। किसको किसको साथियों, विकास और अधिगम को। ऑप्शन ए दिया है विकास अधिगम से स्वतंत्र है, बी दिया है अधिगम विकास के पीछे रहता है, सी दिया है अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषित शब्द हैं, डी दिया है क्या अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से क्या होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। तो विकास अधिगम से स्वतंत्र है नहीं है साथियों, एकदम परतंत्र है। विकास और अधिगम क्या होते हैं, साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया होती है। विकास अधिगम के पीछे रहता है, यह भी गलत है। परिभाषित और भाषित नहीं करना है साथियों, सीटेट हमारा इस चीज को नहीं मानता है। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से क्या होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। इनकी जो प्रक्रिया पारस्परिक प्रक्रिया होती है साथियों, वो क्या होती है, अंतः क्रिया के फलस्वरूप होती है। और अधिगम विकास क्या होते हैं, एक दूसरे से जटिल तरीके से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। हमारा जो डी ऑप्शन दिया यही क्या होगा, सबसे सटीक उत्तर होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है साथियों। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन साथियों सत्य है पूछा है।
बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। बी दिया है विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। सी हमारा दिया ऑप्शन अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को क्या कष्ट होता है। डी दिया है बच्चे यथावत सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। तो साथियों ये तो उन्हें जो पढ़ाया जाता है ये तो सीखते ही सीखते हैं। अधिगम प्रक्रिया बच्चों को कष्ट नहीं होता, वो क्या करते कोई भी अधिगम प्रक्रिया में की गई देख कर उसकी चीज को सीखते हैं, ये भी आपका गलत है। बल्कि क्या होता है बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। हमारे जीन प्याजे क्या कहते हैं, बच्चे क्या होते हैं ज्ञान का सृजन करते हैं, स्वयं से क्या करते हैं ज्ञान का सृजन करके सीखते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो हमारा ए दिया है बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करके कोई भी चीजों को क्या करते हैं सीखते हैं। हमारा जो ए ऑप्शन दिया ये क्या होगा सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है साथियों, इसमें पूछा किससे नहीं है, ध्यान से देखिएगा ऐसे ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे परीक्षा में। ए दिया है मानव व्यवहार का अध्ययन, बी दिया है मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सी दिया है सीखने के तरीकों का अध्ययन और डी दिया है क्या संचार माध्यमों का अध्ययन। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है पूछा साथियों, तो मानव व्यवहार का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़ा है, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन भी जुड़ा है, सीखने के तरीकों का भी अध्ययन जुड़ा है, बल्कि संचार माध्यमों का अध्ययन ये क्या है शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध से नहीं है साथियों। यही हमारा जो डी ऑप्शन होगा यही सही होगा, क्योंकि नहीं पूछा तो यही यहाँ पर क्या होगा गलत होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा डी संचार माध्यमों का अध्ययन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन क्या है सर्वोत्तम है, देख लेते हैं। कहा गया सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो मनोविज्ञान के आधार पर मनोविज्ञान क्या कहता है, हमारी समावेशी शिक्षा भी यही कहती है, मनोविज्ञान भी यही कहता है कि प्रत्येक बच्चा क्या होता है अपने में विशिष्ट होता है, प्रत्येक बच्चा कुछ न कुछ सीख सकता है, उसके अंदर सीखने की क्षमता होती है। तो ऑप्शन जो हमारा सारे बच्चे एक जैसे होते हैं ये गलत है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते ये भी गलत है, क्या होते कुछ बच्चे एक जैसे होते ये भी क्या होता है गलत है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं सभी बच्चों की अपनी सीखने की क्षमता क्या होती है अलग अलग होती है, उनका वृद्धि विकास भी क्या होता है अलग अलग होता है साथियों। तो कहा गया प्रत्येक बच्चा सही बात है साथियों, प्रत्येक बच्चा अपने में क्या होता है हमेशा विशिष्ट होता है। हमारा जो बी ऑप्शन दिया यही क्या होगा सही होगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन ए दिया है शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। ऑप्शन बी हमारा दिया है शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। ऑप्शन सी दिया शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में। ऑप्शन डी दिया शिक्षार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। तो बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना में शिक्षक को क्या सहायता करता है हम उसको देखें। तो साथियों जैसा कि दिया है शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए औचित्य स्थापित करने में, ये बात नहीं सही साथी। शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न अधिगम शैली प्रभावी तरीके संबोधित करने, बिल्कुल सही बात है कि सभी शिक्षार्थी क्या होते हैं भिन्न भिन्न अधिगम शैलियों भिन्न भिन्न तरीकों से क्या करते हैं वो कोई भी चीज को सीखते हैं और सीखना उनके लिए क्या होता है प्रभावकारी होता है। और इसी में क्या होती है व्यक्तिगत भिन्नताएं जो हमारी पाई जाती है साथियों वो सभी व्यक्तियों में क्या होती है अलग अलग तरीकों से होती है। तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। बाकी सामाजिक स्तर पहचानने में शिक्षा जो आर्थिक पृष्ठभूमि पहचानने में ऑप्शन में क्या होगा गलत होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। बी दिया है शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा ही बताया गया है। सी दिया है इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। डी दिया है क्या बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वो भिन्न भिन्न तरीकों से क्या होता है सीखते। सबसे अच्छी बात शिक्षण प्रक्रिया में अगर व्यक्तिगत रूप को हम ध्यान देंगे तो भाई सबकी विकास दर प्रत्येक बच्चे की विकास दर भिन्न भिन्न होती है और वो क्या करते हैं भिन्न भिन्न शैलियों भिन्न भिन्न तरीकों से भिन्न भिन्न शिक्षण विधियों के माध्यम से वो उस चीज को सीखते हैं। सबसे सटीक उत्तर हमारा ये डी होगा। बाकी शिक्षार्थी हमेशा समूह में बेहतर सीखते हैं ये बात नहीं है साथियों। और ये प्रशिक्षण कार्यक्रम भी गलत है, अवसर प्रदान मिलते ये भी उसमें क्या होता है क्योंकि व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण पूछा है। तो हमारा बच्चे की विकास दर भिन्न भिन्न होती है और वो भिन्न भिन्न तरीके से कोई भी चीजों को सीखते हैं। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैयक्तिक शिक्षार्थी एक दूसरे से किस चीज में भिन्न है। वैयक्तिक शिक्षार्थी एक दूसरे से किस चीज में भिन्न है। ऑप्शन ये दिया है विकास क्रम में,
ऑप्शन बी दिया विकास की सामान्य क्षमता में, बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, या विकास की दर में। तो व्यक्तिक शिक्षार्थी वो एक दूसरे से किस चीज में होते हैं साथी, तो वो क्या होते हैं, विकास के क्रम में नहीं होते साथी, विकास की सामान्य क्षमता भी नहीं होते, बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता पूछा है तो क्या होते हैं, विकास की दर में एक दूसरे से क्या होते हैं साथी, भिन्न होते हैं। विकास की दर क्या होती है, प्रत्येक बच्चों में अलग अलग तरीकों से होती है, इसलिए क्या होती है, विकास की दर क्या होती है, एक दूसरे से भिन्न होती है। हमारा जो डी ऑप्शन दिया यही क्या होगा, इसमें सही होगा। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से क्या होते हैं, विकास की दर में भिन्न होते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है, इनमें से कौन सा एक बाल विकास का एक सिद्धांत। ऑप्शन ए दिया है विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है, बी दिया हमारा अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है, सी दिया है क्या विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, और डी दिया है साथियों विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है, तो अनुभव विकास का एकमात्र आ गया, तो ऐसी गलत है। फिर दंड आ गया, प्रबलन दंड और अनुमान नहीं लगाना, बल्कि क्या होता है विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप घटित होता है। बिल्कुल सही बात है साथियों। परिपक्वन से क्या तात्पर्य होता है, बच्चे क्या करते हैं अपने वातावरण अपने पर्यावरण से क्या होते हैं समावेशित करके कोई भी चीज सीखते हैं, और जो उनका पूर्व ज्ञान पूर्व अनुभव होता है उसके भी द्वारा क्या होता है बच्चे कुछ न कुछ हमारे कक्षा में सीखते रहते हैं। तो हमारा जो ए ऑप्शन होगा यही हमारा सही होगा। बाल विकास के एक सिद्धांत में सही है दोस्तों, बाल विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है, इसका क्या अर्थ है। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है, इसका क्या अर्थ है, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठचर्या संभव नहीं है, दे दिया साथी। बी दिया है एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना क्या असंभव होता है। सी दिया है कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं रुचियों प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं, और डी दिया है शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषताएं होती है और न ही उसके लक्ष्य का समान होते हैं। क्या उसके लक्ष्य समान नहीं होते हैं? तो साथियों क्या होता है इसमें, तो विशिष्ट कहने का मतलब ये हम पहले ही बता चुके हैं, ऐसे प्रश्न आपके बनते हैं परीक्षा में। उसमें क्या होता है कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता अपनी रुचि अपनी प्रतिभा में एक समान नहीं होते। सभी बच्चों की दो बच्चे होते हैं, उनके क्या होती है रुचि क्षमता सीखने की क्षमता आदि चीजें योग्यताएं क्या होती अलग अलग पाई जाती है। तो सबसे सटीक उत्तर हमारा क्या होगा सी, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी हमारा जो दिया साथी यही सही होगा, क्योंकि विशिष्ट पूछा है तो विशिष्ट का अर्थ होता है बच्चे क्या होते हैं, अभी हमने बताया था प्रत्येक बच्चा क्या होता है स्वयं में विशिष्ट होता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है साथियों, वृद्धि और विकास से संबंधित नहीं है साथियों। ऑप्शन ए दिया है निरंतरता का सिद्धांत, बी दिया है क्या वर्गीकरण का सिद्धांत, सी दिया है समन्वय का सिद्धांत, और डी दिया है क्या व्यक्तिगतता का सिद्धांत। तो वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से सही, तो वृद्धि और विकास का निरंतरता, निरंतर मतलब क्या होता है लगा जन्म से मृत्यु पर्यंत तक क्या होती है ये चलती रहती है। समन्वय का सिद्धांत भी क्या होता है एक दूसरे से साथ साथ मतलब उसमें घटित होते हैं। व्यक्तिगता का सिद्धांत क्या होता है प्रत्येक बच्चे अलग अलग बुद्धि मस्तिष्क रुचि योग्यता क्षमता आदि क्या होती है अलग अलग होती है, न कि वर्गीकरण। ये वर्गीकरण कहने का तात्पर्य यहाँ साथियों यही है कि क्या है कि बांटना, अर्थात बच्चे को बांटना। तो ये वृद्धि और विकास सिद्धांत तो ये सिद्धांत नहीं होगा, क्योंकि वृद्धि और विकास क्या होते हैं एक दूसरे की क्रिया के फलस्वरूप होते हैं। तो ये पूछा नहीं है साथियों, तुम्हारा जो बी ऑप्शन होगा वर्गीकरण का सिद्धांत यहाँ पर वही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया या विचार किसी से संबंधित है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया या विचार किसी से संबंधित है। ऑप्शन ए दिया अंतर संबंध का सिद्धांत, बी दिया निरंतरता का सिद्धांत, सी दिया एकीकरण का सिद्धांत, और डी दिया अंतर क्रिया का सिद्धांत। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, दोस्तों क्या होता है विकास हमेशा क्या होता है जीवन मृत्यु पर्यंत विकास चलता रहता है, ठीक है। तो अंतर संबंध का सिद्धांत नहीं होगा साथियों, एकीकरण का भी सिद्धांत है कि अंतर क्रिया। इसमें क्या होगा निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता वही अर्थात क्या होता है जन्म से मृत्यु पर्यंत तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। निरंतर मतलब होता है लगातार। तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा साथियों यही क्या होगा सही होगा, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है या विचार किससे संबंधित, आपका तब होगा क्या निरंतरता का सिद्धांत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। इनमें से कौन सा एक विकास का सिद्धांत नहीं है साथियों। ऑप्शन ए दिया है विकास संशोधन योग्य होता है, ऑप्शन बी दिया है विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है,
ऑप्शन सी हमारा दिया विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, और ऑप्शन डी दिया क्या विकास जीवन पर्यंत चलता है। तो साथियों क्या पूछा है, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है पूछा है। इस चीज को अंडरलाइन ही वाले जो क्वेश्चन आएंगे आप अंडरलाइन जरूर करिएगा, नीचे अंडरलाइन कर या गोला करके उस चीज को, उस प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे, आपको कोई भी कठिनाई परेशानी नहीं होगी, आसानी से उस प्रश्न को आप सॉल्व कर लेंगे। तो विकास जीवन पर्यंत चलता है, बिल्कुल सही बात है साथियों। विकास वंशानुक्रम और जो हमारा पर्यावरण था उसके अंतःक्रिया के फलस्वरूप होता है, ये भी बात 100% सत्य है। विकास संशोधन योग्य, ये भी बात सही है। बल्कि विकास केवल संस्कृत नहीं होता दोस्तों, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से ही क्या होता है, विकास जुड़ा होता है। हमारा नहीं पूछा तो बी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर सही होगा साथी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित में अधिगम नियोग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। गणित में पूछा है साथियों कि अधिगम नियोग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक किया जा सकता है। तो गणित की बात कहिए, गणित अधिगम तो क्या वो अभिक्षमता परीक्षण होगा, क्या वह निदानात्मक परीक्षण होगा, क्या स्क्रीनिंग परीक्षण होगा, क्या उपलब्धि परीक्षण होगा। तो इसमें गणित में अधिगम नियोक्ता का आकलन करने में सबसे अच्छी शिक्षण परीक्षण विधि क्या होगी, निदान। क्योंकि बच्चों का जब हम क्या जानेंगे, निदान जानेंगे, उनके कारणों को जानेंगे कि गणितीय कठिनाई कहाँ उनको किस चीज में महसूस हो रही है, क्या चीज सीखने में उनको कठिनाई हो रही है, क्या चीज वो सीख नहीं पा रहे हैं। तो उसमें क्या करेंगे, पहले भाई कारणों को हम उनके कारणों का पता लगाएंगे, वही तुम्हारा निदान होता है। कारणों का पता लगाते हैं, कारणों का पता लगाने के बाद क्या करते हैं, हम उसका उपचार करते हैं। हॉस्पिटल गए भाई, चेकअप करवाए, वहां पर क्या हुआ, निदान किए, हम पता चला कि हम पहले दिखाने गए तो वहां पर हमारा क्या हुआ, निदान हुआ। इसके बाद जब रोग का पता चला हम उसका क्या करते हैं, उपचार करते हैं। तो यहाँ पर सर्वप्रथम पता करना है गणित के अधिगम में बच्चों की क्या कठिनाई हो रही है, उसका निदानात्मक परीक्षण द्वारा पता कर सकते साथियों। बी ऑप्शन जो दिया हमारा वही सही है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। पहला दिया उद्देश्य, अधिगम, अनुभव, मूल्यांकन के उपकरण। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु पूछा साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, परीक्षा में आ सकते हैं, ऐसे प्रश्न आपके आएंगे हुबहू। तो देख लेते हैं, छात्र, अध्यापक व उद्देश्य। बी दिया है छात्र, समाज व अधिगम के अनुभव, और डी दिया हमारा छात्र, परीक्षा व परिणाम। तो 3 महत्वपूर्ण आपको बिंदु क्या होते हैं मूल्यांकन में। छात्र परीक्षा नहीं होगा, छात्र समान नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। साथियों क्या होता है, उद्देश्य होता है। जो हमारा मूल्यांकन प्रक्रिया होती है, पहले सर्वप्रथम एक उद्देश्य निर्धारित किया जाता है, फिर क्या होता है अधिगम, अनुभव, जो हमारा पूर्व ज्ञान में जो अनुभव होता है उसको लाकर हम क्या करते हैं, अपने अधिगम को सुसाध्य करते हैं, फिर मूल्यांकन के उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, हमारा जो ए ऑप्शन दिया होगा यही क्या होगा, सबसे सटीक होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके कक्षा में सीखने के विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें क्या कहेंगे। आपकी कक्षा में सीखने के विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें क्या करेंगे, विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे, परीक्षण पूरा करने के लिए एक समान क्या उनको समय देंगे। सी दिया है समान अनुदेशांक देंगे तथा उसके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण प्राप्त अंकों के अनुसार उनको नामित करेंगे, और डी दिया क्या कार्य और परीक्षण को एक समान सेट देंगे। तो आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों की बात कहिए, विविध शैलियों के जो बच्चे होते हैं अनेक प्रकार से सीखते हैं, अनेक विधियों के द्वारा उनको सिखाया जाता है साथियों। तो इसमें जो कहा गया है परीक्षण पूरा करने के लिए एक समान समय देंगे, ये गलत बात है आपकी। इसके बाद है उनको नामित उमित नहीं करना, न एक समान से, बल्कि सबसे सटीक उत्तर हमारा साथियों क्या होगा, विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। जब विविध प्रकार के कार्य वो गतिविधियां करके उस चीज को सीखेंगे तो क्या होगा, उनका सीखना उनके लिए क्या होगा, अस्थायी होगा, और उस चीज को क्या करेंगे साथी, आसानी से उस चीज को क्या करेंगे, वो सीखेंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, एक प्रकार के कार्य और परीक्षण सभी को देंगे। ऑप्शन ए हमारा जो दिया वही सही होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेओ वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप बच्चों के आकलन के निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। ठीक है, लेओ वाइगोस्की के समाज सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को। तो सर्वप्रथम आपको बता दें साथियों, लेओ वाइगोस्की ने हमारा सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है, जो कि आपके जितने भी पेपर आ रहे हैं उसमें इनसे प्रश्न बन रहा है। अभी 3 दिन आपके जो पेपर हुए, तीनों दिन आपके लेओ वाइगोस्की द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे इसका फोल्डिंग, चाहे जेडपीडी, चाहे एमकेओ, मतलब पूछा जा रहा है, इतना जान लीजिए। आप इस चीज को देख के जाइएगा। क्या वो मानकीकृत परीक्षण होता है, क्या तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के कारण होता है,
क्या वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न होते हैं? क्या सहयोगी प्रोजेक्ट होते हैं? तो लेव वाइगोस्की ने क्या बताया दोस्तों कि बच्चे क्या करते हैं, अपने बड़ों से जो होता है मतलब अन्योन्य क्रिया अर्थात क्रिया करके कोई ना कोई चीज वो सीखते हैं। तो भाई सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे जो लेव वाइगोस्की इन्होंने समाज से कोरिलेट करके कोई भी चीजों को, उन बच्चों को क्या किया है, कोई भी चीज अगर वो सीखते हैं साथियों तो समाज से क्या होता है, जोड़कर उस चीज को क्या करते हैं, सीखते हैं। तो हमारा जो सहयोगी प्रोजेक्ट होगा यही क्या होगा, ऑप्शन डी सहयोग। क्योंकि अगर कोई भी प्रोजेक्ट बच्चे क्या करेंगे, एक दूसरे से सहयोग करके अगर कक्षा में वो सीखेंगे, उस चीज को विचार चर्चा मंथन करेंगे, वो उनके लिए क्या होगा, सबसे अच्छा होगा। इसलिए हमारा सहयोगी अर्थात साथ साथ कोई भी चीज सीखना, तो ऑप्शन कौन सही होगा साथियों, ऑप्शन डी हमारा जो होगा वही सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद क्या होना चाहिए? उनके निदान के बाद क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए दिया सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, बी दिया है क्या शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना, और सी दिया है क्या समुचित उपचारात्मक कार्य, डी दिया है क्या सघन अभ्यास कार्य। तो विद्यार्थियों को सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं, जो कमियां रह जाती हैं, निदान के बाद उनका क्या हो जाता है, अभी आपको हम बताए हैं कि भाई जो कमियां, जो रिक्तियां, जो गुण दोष आदि को जब जानेंगे, उनका निदान जब करेंगे, तभी निदान के बाद क्या होता है, जब कोई भी चीज हम जानेंगे तभी तो उनका उपचार करेंगे। भाई अगर हम दवा लेने जाते हैं तो पहले हमारे रोग का पता हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, निदान होता है। जब हम निदान जान जाएंगे, निदान के बारे में, निदानात्मक के बाद, उसके बाद क्या करते हैं, हम दवा लेते, वो क्या होता है, जिससे दवा खाते हैं, फिर हमारा उपचार होता है। तो साथियों बहुत ही अच्छे प्रश्न है इसे। तो उसमें क्या होता है, सभी पाठक व्यवस्थित रूप से दोहराना गलत बात है, शिक्षार्थियों उपलब्धि कार्य बिल्कुल गलत बात है, अभ्यास कार्य ये सब नहीं होता, बल्कि क्या करना है, समुचित उपचारात्मक कार्य करना है, समुचित उपचारात्मक कार्य करना है साथियों। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, मूल्यांकन का क्या होता है साथियों, मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए दिया यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, बी दिया है सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, सी दिया है क्या शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, और डी दिया है क्या शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। तो मूल्यांकन का सबसे अच्छा और सहायक होता है सीखने में होने वाली कमियों और कमियों का निदान करना, और क्या होता है, निदान के बाद क्या होता है, उपचार करना साथियों। ये होगा सबसे बेस्ट आंसर हमारा, बी जो दिया यही सही होगा। बाकी से उपलब्धि मापना, ये सब त्रुटियां निकालना गलत है, किसी बच्चे में त्रुटियां भ्रांतियां नहीं निकाल सकते। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, हमारा मूल्यांकन कहने का जो बच्चे होते हैं उनके गुणों दोषों आदि में जो सीखने में जो त्रुटियां होती, कठिनाइयां हो रही हैं, उसकी कमियों का निदान करना और क्या करना है, उसका उपचार करना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिस्टलीना अपनी कक्षा के क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है, क्रिस्टलीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह चर्चा किस ओर संकेत करता है? क्रिस्टलीना क्या करती है, अपनी कक्षा क्या करती है, क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ क्या चर्चा करती है और संकेत क्या करती है। तो देखते हैं क्या वो आकलन के लिए सीखना होता है, क्या आकलन का सीखना होता है, कि सीखने का आकलन होता है, कि सीखने के लिए आकलन होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार आकलन से आपको सीखने के आकलन, सीखना का आकलन, असेसमेंट से प्रश्न बनते रहते हैं। तो आकलन के लिए सीखना नहीं होगा साथियों, आकलन का सीखना भी नहीं होगा, न सीखने के लिए, बल्कि क्या होता है सीखने का आकलन। बच्चे को अगर वो कहीं ले जा रही है भ्रमण के लिए, तो वहां पर आने के बाद शिक्षक क्या करती है, शिक्षिका परिचर्चा करती है, आपने वहां पर क्या क्या चीजें देखी, आपने क्या क्या वहां पर सीखा, आप क्या कैसे वहां पर इस चीज को क्या था, वहां पर क्या चीज कैसे चीज। हम भाई क्षेत्र भ्रमण पर ले जाते हैं, किसी बच्चे को ले जाएंगे तो वहां पर उससे पूरा अवलोकन करेंगे। जब वो अवलोकन करके आएगा तो आपको उस चीज के बारे में क्या करेगा, पूरी जानकारी को बताएगा। तो वहां पर सीखने का आकलन किया जाता है। ऑप्शन कौन सही होगा हमारा, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षार्थियों का आत्मनियमन किस ओर संकेत करता है? शिक्षार्थियों का आत्मनियमन किस ओर संकेत करता है? विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय, फिर क्या है स्व अनुशासन और नियंत्रण, और सी दिया है अपने सीखने का स्वयं परीक्षण करने की उन्नत योग्यता, डी दिया है व्यवहारियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना। तो साथियों इसमें क्या होता है, शिक्षार्थियों जो आत्मनियमन अर्थात क्या होता है, स्वयं का नियमन, स्वयं आत्मनियमन मतलब अर्थात स्वयं का खुद का नियमन करना, खुद के बारे में जानकारी परीक्षण करना। तो विद्यार्थी द्वारा ये गलत होगा, स्व अनुशासन नियंत्रण गलत होगा, अनुशासन की बात नहीं साथियों, एकदम व्यवहार विनिमय, बल्कि क्या होता है अपने सीखने का स्वयं परीक्षण करने की उनके अंदर क्या होती है, योग्यता होती है। अपने द्वारा वो जो भी चीजें कोई चीज सीखते हैं तो स्वयं से उसका क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। हमारा जो सी ऑप्शन होगा यही क्या होगा, सबसे सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, कौन कौन से क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है मानव विकास को?
तो पहला दिया शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। बी दिया है क्या, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। सी दिया है क्या, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। और डी दिया है क्या, शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो मानव विकास के क्षेत्रों, मानव विकास का क्रम कैसे चलता है साथियों, तो पहले क्या आता, पहले तो हमारा शारीरिक विकास, जब शारीरिक रूप से हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो कोई चीज आसानी से उस चीज को सीख सकते हैं। बाकी जब शारीरिक रूप से तैयार रहेंगे तो हमारा संज्ञानात्मक भी हमारा एकदम तैयार रहेगा, हमारा मस्तिष्क भी उस चीज को सीखने के लिए तैयार रहेगा। बाकी संवेगात्मक रूप से भी हम क्या रहेंगे, उस पर नियंत्रण के उसको तैयार होकर सीखेंगे। फिर क्या होता है, अपने समाज से उस चीज को जोड़ते। तो हमारा ए ऑप्शन में ही मिल गया दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेंगे साथियों, याद करिएगा। मानव विकास क्षेत्र में विभाजित किया था, पहला ऑप्शन इस चीज को याद है, पहले शारीरिक आएगा, फिर संज्ञानात्मक आएगा, फिर संवेगात्मक और सामाजिक। तो पहले क्या आएगा, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ऑप्शन ए हमारा जो दिया यही क्या होगा, यहाँ पर सही होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री के चयन करते समय किस चीज का ध्यान देना चाहिए, ठीक है, किस चीज का ध्यान देना चाहिए, जरूर चाहिए, होना चाहिए। विद्यार्थियों पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय इसमें भरना है साथियों, क्या समय के बाद क्या आएगा, अन्य शिक्षक समावेशन आएगा, विद्यार्थियों समावेशन आएगा, कि अभिभावकों समावेशन आएगा, कि विद्यार्थियों बहिष्करण आएगा। तो विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों और समावेशन, क्या विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। सबसे सटीक उत्तर हमारा क्या होगा, बी होगा, क्योंकि पोर्टफोलियो जब करेंगे तो किसका करते हैं, हम विद्यार्थियों का करते हैं। अब पोर्टफोलियो करते समय विद्यार्थियों की जो भी चीजें होती, सामग्री होती है, उसका हमको ध्यान रखना चाहिए। और क्या होता है साथियों कि समय जरूरत के साथ साथ उनका समावेशन यही होता है साथियों, कहने का मतलब होता है कि कोई भी चीजें होती है उसको क्या करना है, अपने वातावरण, अपने पर्यावरण के अनुकूलन के अनुसार उसमें हमको क्या करना है, ढल जाना है। तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा यही क्या होगा, सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है के सिवाय पूछा है। ऐसे प्रश्न को जरूर ध्यान दीजिएगा। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है विद्यार्थियों की त्रुटियां, ऑप्शन बी दिया है विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां, ऑप्शन सी दिया है विद्यार्थियों की क्षमताएं, ऑप्शन डी दिया है विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। तो सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित क्या ध्यान रखता है, तो विद्यार्थियों की त्रुटि के सिवाय पूछा है, सिवाय क्या ध्यान रखता है, त्रुटियों का ध्यान बिल्कुल रखा जाता है, अधिगम शैलियों का भी ध्यान रखा है, विद्यार्थियों की क्षमताएं का भी ध्यान रखा है, बल्कि विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखा जाता है कि उनकी क्या आवश्यकता है, इससे होंगी, सीखने से क्या आवश्यकता है होंगे, इस चीज का ध्यान नहीं रखा जाता है साथियों। हमारा जो डी ऑप्शन होगा, यही सिवाय पूछा तो यही ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन से होगा। और साथियों विद्यार्थियों की त्रुटियां अधिगम का एक हिस्सा होती है। अधिगम शैलियां भी अनेक प्रकार के अधिगम शैलियों के द्वारा विद्यार्थी कुछ न कुछ चीजों को सीखते हैं। फिर विद्यार्थियों की क्षमताएं भी क्या होती है, सीखने के लिए उत्तरदायी होती है, और विद्यार्थियों की आवश्यकताएं जो होती है इसका कोई सीखने में योग्य नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा जो सही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर साथियों बल देता है। ऑप्शन ए दिया है बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर, ऑप्शन बी दिया है सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर नियंत्रण परीक्षण, सी दिया है सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड और सुसाध्य है, डी दिया है शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य, डी दिया है क्या शिक्षण के साथ। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन बोर्ड की आवश्यकता नहीं होती साथियों। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल नियंत्रण नहीं करना है, बल्कि सीखने को किस प्रकार अवलोकित करना है, उसका रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर क्या करता है हमारा सतत और व्यापक मूल्यांकन इसी चीज पर जोर देता है कि उनका अवलोकन किया जाए, उनका रिकॉर्ड रखा जाए, और उनके जो कमियां है साथियों, उनके गुणे दोषों को जानकर उनकी कमियों को क्या करना है, दूर किया जाए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन होगा जो वही सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन क्या होता है, किस चीज को बढ़ावा देता है, अब प्रेरणा को बढ़ावा देता है, अलग करने और रैंक देने प्रयोजन के लिए किया जाता है, सी दिया है ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है, डी दिया का विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है। तो साथियों सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए तभी हम आकलन रहेंगे साथियों, सीखने का आकलन हमारा तभी सही होगा जब क्या रहेंगे, हम कोई भी चीज सीखने तभी रहेंगे तो जब हम प्रेरणा मिलेगी, स्वयं से अभिप्रेरित रहेंगे साथियों। बाकी ये सब ऑप्शन आपके ऐसे भी नकारात्मक ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए हमारा जो दिया है अब प्रेरणा को बढ़ावा देना साथियों, यही क्या होगा, सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह के समान आकलन करता है।
जब एक बावर्ची खाना पकाने खाना को चखता है तो के समान आकलन करता है। ऑप्शन ए दिया है सीखने का आकलन, ऑप्शन बी दिया है सीखने के लिए आकलन, ऑप्शन सी दिया है सीखने के रूप में आकलन, ऑप्शन डी दिया है आकलन और सीखना। तो साथियों जब एक बावर्ची खाना पकाते समय क्या करता है, खाने को चखता है, बीच में क्या करता है, खाने को चखता है, तो वो क्या करता है, सीखने के लिए आकलन करता है। ठीक है साथियों, वो क्या करता है, कोई भी कमियां होती है उसको उस चीज को जानता है, और खाने को जब वो बनाकर कोई बावर्ची चीखता है बीच में, वो क्या करता है, हमारा सीखने के लिए आकलन होता है। हमारा जो बी ऑप्शन दिया साथियों यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन को इंगित करता है क्या साथियों, इसको देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है समस्त पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, बी दिया है सभी विषयों का मूल्यांकन, सी दिया है क्या संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और मनोज्ञात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन, डी दिया है क्या संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक से तात्पर्य ही साथियों कि हमारा संज्ञानात्मक क्षेत्र भी जुड़ा होता है, हमारा भावात्मक क्षेत्र, हमारा मनोगत्यात्मक फिर या फिर कहें कार्यात्मक क्षेत्र भी जुड़ा होता है। सबसे सटीक उत्तर हमारा जो सी होगा साथियों यही होगा, बाकी ये सब उत्तर हमारे क्या होंगे, गलत होंगे। तो क्या होता है साथियों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन वाक्यांश में व्यापक शब्द से तात्पर्य आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र एवं मनोगत्यात्मक क्षेत्र होता है। बढ़ते हैं आजकल, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब होती है जब हम, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब होती है जब हम उसकी प्रगति की नियमित रूप से जांच करते हैं। उसकी प्रगति क्या करते हैं, नियमित रूप से जांच करते हैं। बी दिया है बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं। सी दिया है क्या बच्चों को नियमित रूप से गृह कार्य दें। डी दिया है क्या बच्चों के लिए नियमित रूप से गतिविधियां आयोजित करें। तो बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तभी हो सकती है साथियों जब क्या होता है, बच्चे की प्रगति को क्या करना है, नियमित रूप से जांचा जाए और जांच कर उनकी कमियों को और उनके जो गुण दोष आदि हैं उसकी कमियों को जानकर उसको क्या किया सुधारा जाए। हमारा सबसे सटीक आंसर उत्तर बी होगा दोस्तों। इसमें कहा गया है बच्चों की प्रगति को नियमित जांचा जाए, नियमित जांचा जाए और उनकी कमियों को साथ साथ जांचने के साथ साथ क्या है जो कमियां हैं उनको क्या करना है, सुधारा जाए। हमारा जो बी ऑप्शन होगा सही होगा, बाकी ये सब ऑप्शन आपके क्या होंगे, गलत होंगे साथियों। तो ये थे आज के हमारे 30 प्रश्न साथियों जो समाप्त हुए। आप इस चीज को जरूर देख के आइए, हम विश्वास के साथ करें साथियों ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेंगे साथियों। तो आज जो हमारे 30 प्रश्न समाप्त हो, तो पहले आप एक साथियों हमारे चैनल को शेयर कीजिए साथियों, फिर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूले साथियों, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। आपके सीडीपी में ऐसे ऐसे प्रश्न मिलेंगे, इससे अच्छे अच्छे प्रश्न हम कलेक्शन करके लाएंगे साथियों। आप सब बिल्कुल लगे रहिए एकदम साथियों। तो ठीक है, एकदम करते रहिए, मेहनत करते रहिए बेहिचक, क्योंकि सभी साथियों को सीटेट क्वालिफाई करना है आने वाले एग्जाम के लिए। सभी साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, जो एग्जाम हो रहे हैं आप लोग एकदम लगे रहिए। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा चैनल पसंद आए उसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।